मम्मी, तुमने खाना क्यों फेंक दिया? तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर और शुगर है ना? तुम मीठा कैसे खाओगी? अरे क्यों नहीं खाऊंगी? नमक मीठा सब खाऊंगी। खा खा के मरूंगी। मेरे मरने के बाद तुम लोग खुशी से रहना। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? अदिति ने मम्मी का हाथ पकड़ते हुए कहा। छोड़ो, जाओ, एक नक्कारा से शादी कर मेरी छाती पर बैठी मूंग दल रही हो। मम्मी, अदिति जोर से चिल्लाकर रोने लगी। ऐसा लगभग रोज होता था। माया जी के बगल वाले फ्लैट में कल्पना जी अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती थी। उनकी बेटी अदिति ने मयंक के साथ परिवार के खिलाफ शादी की थी। अपने पिताजी के मृत्यु के बाद धीरे धीरे अदिति और मयंक उनके घर दाखिल हो गए थे। कल्पना जी भी अकेली थी और बेटी के मोह में बधी हुई भी। अदिति और पड़ोसन माया जी में अक्सर बातें हो जाया करती थीं। माया जी को अदिति से बातें करना अच्छा लगता था। अदिति बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। अपनी माँ से उसे काफ़ी लगाव था। अपने पति के साथ अपनी मम्मी के पास आकर रहती रहती थी उनकी सेवा के लिए। एक दिन दोपहर में कल्पना जी माया जी के पास आईं। माया जी ने उन्हें बिठाया और बिना चीनी की चाय पिलाई। उन्होंने पूछा, चाय में चीनी नहीं डाला? माया जी ने कहा, मुझे शुगर है। कल्पना जी बोली, मुझे भी है। फिर वह अचानक से बोल पड़ी, इस मयंक ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। तुम्हें पता है, रोज मुझसे लड़ता है। माया जी अनजान बनते हुए पूछी, क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं? यह मयंक नकारा है। अदिति ठहरी सीधी साधी, इसीलिए मयंक ने अपने मोह जाल में फंसा लिया और अब उसकी नज़र मेरी जायदाद पर है। मैं क्या करूं? अकेली रहती हूँ। सोचा बेटी दामाद रहना चाहते हैं तो रहें, मगर अब पानी सर से ऊपर उठने लगा है, पता है। वह कुछ और कहती तभी अदिति आ गई और कल्पना जी चुप हो गई। मम्मी, तुम यहाँ बैठी हो? हाँ अदिति, तुम्हारी मम्मी को मैंने बुलाया, इसीलिए यहाँ आई थी। अदिति ने उलझन भरी नज़रों से माया जी को देखा और अपनी माँ के साथ चली गई। फिर उसी शाम दरवाज़ा खटखटाकर अदिति ने माया जी से कहा, आंटी, आज ननद की सगाई में जा रही हूँ। वहाँ से आते आते सुबह हो जाएगी। मम्मी का थोड़ा ख्याल रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम निश्चिंत होकर जाओ। माया जी मन में बोली, कितनी चिंता है इसे अपने माँ की। एक रात के लिए भी अकेले छोड़ना नहीं चाहती। रात लगभग 12 बजे माया जी की बेटी का फ़ोन आया। मम्मा, अभी तक जाग रही हो? हाँ बेटा, मुझे रात में बहुत देर से नींद आती है। अच्छा मम्मा, कोई किताब लेकर पढ़ लो। ठीक है बेटा, कल बात करते हैं। माया जी कुछ इधर माया जी कुछ देर बैठी रहीं, फिर लेटकर किताब पढ़ने लगी। अचानक बाहर से कुछ आवाज़ आई। माया जी ने फ़ोन उठाया, देखा तो भोर के 4 बज रहे थे। 4 बज गए, लेकिन अभी तक नींद ही ना आई। तभी खटर पटर की आवाज़ और तेज हो गई। माया जी उठकर बालकनी में गईं। देखा तो नीचे रास्ते में 2 लोग साइकिल पर कुछ चढ़ाते हुए नजर आए। चश्मा न लगाने की वजह से साफ नज़र नहीं आ रहा था, तो अपने हाथ में पड़े मोबाइल से कुछ तस्वीरें ले ली और जाकर सो गईं। सुबह करीब 8 बजे माया जी की नींद खुली। बगल के फ्लैट में कोहराम मचा हुआ था। अदिति दहाड़े मारकर रो रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी की डेड बॉडी नाले में पड़ी मिली थी। मयंक उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। माया जी ये सुनकर सन्न रह गई। ये कैसे हो गया? अदिति रोते रोते बेहोश हुए जा रही थी। मयंक ने बताया, सुबह काम वाली ने फ़ोन कर उन्हें खबर दी। गार्ड ने बताया, रात को उसने कल्पना जी को बाहर टहलने के लिए निकलते हुए देखा था। दरअसल वह रोज खाना खाकर टहलने निकलती थीं। पुलिस भी पहुंच गई थी। माया जी का मन बिल्कुल दुखी हो गया था। कौन जानता था कि उनका कल्पना जी के साथ वह अंतिम चाय थी। पुलिस ने गहरी पूछताछ की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पुलिस ने हिसाब लगाया कि कल्पना जी टहलते हुए कुछ दूर निकल गई होंगी। हाई ब्लड प्रेशर के कारण उनका सिर चकराया होगा और वह नाले में गिर पड़ी होंगी। नाले में बड़े पत्थर से सिर टकराया होगा और वह बेहोश हो गई होंगी। ज़्यादा खून बहने से उनकी मृत्यु हो गई होगी। अदिति बार बार एक ही बात कहती,
मैं बेकार ही सगाई में गई थी। मैं जाती और न ये एक्सीडेंट होता। खैर 3-4 दिनों बाद वह कुछ सामान्य हो गई थी। रात को बुझे मन से माया जी फ़ोन लिए बैठी थीं। अचानक उनकी नज़र उस रात को खींचे गए फ़ोटो पर पड़ी, जिसे चश्मा लगाकर फ़ोटो को जूम करके देखने के बाद माया जी बिल्कुल ठगी रह गईं। फ़ोटो में अदिति और मयंक नज़र आ रहे थे, जो किसी ब्रीफ केस को साइकिल पर लादने की कोशिश कर रहे थे। माया जी को कुछ समझ में नहीं आया। सारी रात बैठे बैठे काट दी। सुबह सोच विचार कर वह पुलिस स्टेशन गईं। इंस्पेक्टर को उस रात की खींचे गए तस्वीर को दिखाया। पुलिस ने सारी बात जानने के बाद कहा कि कल शाम को एक ऐसा ही ब्रीफ केस जंगल से बरामद हुआ है। थाने में अदिति और मयंक को पकड़कर लाया गया और उनसे पूछताछ की गई, लेकिन वे कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। जब उन्हें फोटो दिखाया गया और कड़ाई की गई तो अदिति दहाड़े मारकर रोने लगी और बताया कि धीरे धीरे माँ की नफरत मयंक के लिए बढ़ती जा रही थी। माँ उसे खूब टोका टाकी करती, पैसा देना बिल्कुल बंद कर दिया था। आखिर सारे रुपए पैसे हमारे ही तो थे, मगर माँ एक फूटी कौड़ी भी देने में आनाकानी करती थी। मयंक बिजनेस के लिए पैसे मांगते तो दुत्कार देती, मैं अपने लिए मांगती तो मुझे भी देने से इनकार कर देती। मेरी इच्छा की को उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। फिर भी हमने माँ को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। एक दिन मयंक ने मुझे चाय में जहर मिलाकर पिलाने के लिए दिया, मगर मैं हिम्मत न कर सकी। फिर उस दिन रात हम सगाई में जाने वाले थे कि माँ के साथ मयंक की फिर से कहासुनी हो गई। मयंक तकिया लेकर माँ के मुंह पर दबाने लगा, मगर वह अकेले संभाल नहीं पा रहा था। माँ छटपटाकर छूट जाती। तभी मयंक ने मुझे बुलाया और दोनों पैर जोर से पकड़ने को कहा। पहले तो मैं हिचकिचाई, मगर कोई उपाय न देख मैंने उनका पैर कस के पकड़ लिया। इतना कहकर अदिति रोने लगी थी। फिर आगे बताया, माँ को मारकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए हमने एक बड़ा ब्रीफकेस खाली किया और किसी तरह उसमें भरा और गहरी रात का इंतज़ार करने लगे। भोर होने से पहले हम नीचे गए और गार्ड को गहरी नींद में सोते हुए देखकर उसके साइकिल पर ब्रीफकेस को लादकर जंगल ले जाने लगे। मगर माँ का शरीर भारी होने के कारण वह ब्रीफकेस से बार बार बाहर निकल जाता था। भोर भी होने वाला ही था। कोई उपाय नहीं देखकर सर पर पत्थर से वार कर उसे नाले में फेंक दिया। मयंक चुपचाप साइकिल वहीं रख दिया और ब्रीफकेस को जंगल में फेंक दिया। मगर इन फोटो ने तुम लोगों के किए पर पानी फेर दिया, कहते हुए इंस्पेक्टर ने दोनों के हाथों में हथकड़ी डाल दी। जरूरत से ज़्यादा रोक टोक अपराध को जन्म देता है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, ताकि ऐसी कहानी